नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की कौन सी 23 अप्रैल हो गई है। 23 अप्रैल की कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगी जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है तो और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी अपलोड किया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 23 अप्रैल की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। ठीक है, तो पहली टॉपिक दिया है कि पृथ्वी दिवस 2020 यानी वो अर्थ डे 2020 है। तो देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को, कब जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो इस वर्ष पृथ्वी दिवस पर थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई यानी क्या है, क्लाइमेट एक्शन था। इस बार की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? इसको क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो पृथ्वी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है क्योंकि जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य बिंदु इसके देखते हैं तो जो है तो इस वर्ष अर्थात कब, इस वर्ष अर्थात मतलब 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कब हुए हैं? 50 वर्ष पूरे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर जो हैं, कौन है? गेलोर्ड नेल्सन। कौन है? गेलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बाद विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कब से? 1970 से। अमेरिकी सीनेटर जो है गेलोर्ड नेल्सन ने को पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है जनक के रूप में? यानी कि अमेरिकी सीनेटर है जो गेलोर्ड नेल्सन। वर्ष 1970 में पहली पृथ्वी दिवस की शुरुआत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून पारित किए गए, जिसमें से 1970 में स्वच्छ वायु अधिनियम, स्वच्छ जल अधिनियम और लुप्त जल प्रजाति अधिनियम के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी का गठन भी किया गया था। कब? 1970 में। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में ये ऐसे ही पर्यावरण कानून पारित किए गए। पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। पहले पृथ्वी दिवस जब मनाया गया था 1970 में 22 अप्रैल को, तो कहा गया इसको कि इसको आधुनिक पर्यावरण आंदोलन करने का श्रेय दिया जाता है और अब इसे विश्व भर में जन जागरूकता आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें 192 देशों ने 192 देशों के अरबों नागरिक पृथ्वी संरक्षण संकल्प लेते हैं। पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इस दिन उत्तरी ध्रुव में वसंत तो दक्षिणी ध्रुव में क्या है? शरद ऋतु होती है। 22 अप्रैल को क्या होती है? उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु, तो दक्षिण ध्रुव में कौन सी होती है? शरद ऋतु होती है। गौरतलब है कि इसके राष्ट्रीय महत्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हस्ताक्षर के लिए पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल 2016 के दिन को ही चुना गया था। क्या किया गया था कि इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल 2016 के दिन को ही क्या किया गया था? चुना गया था। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। तो अगली टॉपिक है ई रक्त कोष पोर्टल। ई रक्त कोष पोर्टल तो क्या है? ये तो ये देखते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस कोविड-19 की स्थिति मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 21 अप्रैल 2020 को बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल यानी ई रक्त कोष का उपयोग किया जा रहा है। किसका? ई रक्त कोष का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्री ने ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों को पत्र लिखा, क्योंकि क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित रूप से रक्त आदान काफ़ी अहम है। तो उनको ध्यान में रखते हुए सब क्या किया गया, ब्लड बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। कोविड-19 प्रबंधन हेतु सहयोगी दृष्टिकोण के तहत इंडियन रेड क्रॉस ने रक्त सेवाओं के लिए दिल्ली में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। कहाँ पे? दिल्ली में। अब देखते हैं ई रक्त कोष पोर्टल के बारे में। तो ई रक्त कोष पोर्टल की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। कब? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल को। यह एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचकांक प्रणाली ब्लड बैंक का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह जो है वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंक को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली का तात्पर्य विभिन्न सक्रिय डेटा की प्राप्ति, सत्यापन, भंडार तथा परिसंचरण और रक्तदान एवं आधान सेवा के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त जानकारी से है। जिससे है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त जानकारी से है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। ई रक्त कोष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, राष्ट्रीय रक्त नीति, नेशनल ब्लड पॉलिसी के मानकों एवं रक्त के उचित संग्रह एवं दान तथा प्रभावी प्रबंधन व दान के लिए एक रक्त की गुणवत्ता एवं मात्रा की निगरानी के दिशा निर्देशों को क्या करता है? लागू करता है। कौन? ई रक्त कोष। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। अगली टॉपिक कि कोविड इंडिया सेवा। क्या है? कोविड इंडिया सेवा। तो क्या है कि 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या किया? कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होगा, कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करना है इसका उद्देश्य? कि कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी एवं ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना है और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का है उत्तर देना है। यह जो है कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को क्या करता है? सौंपता है। इसकी मदद से प्रशिक्षित विशेषज्ञ नागरिकों के साथ संचार के लिए एक प्रत्यक्ष चैनल निर्मित करके बड़े पैमाने पर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकेंगे। क्या करेंगे? सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकेंगे।
गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रश्नों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचनाओं से संबंधित नागरिकों के प्रश्नों को प्रश्नों को क्या किया गया, जवाब दिया जाएगा, जिससे लोगों को व्यक्तिगत संपर्क विवरण या स्वास्थ्य रिकॉर्ड विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। क्या संयम। ठीक है, संयम है अगली टॉपिक। देखते हैं संयम क्या है कि हाल ही में पूरे मेन्यू म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन यानी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संयम नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है संयम, जिसे किसने विकसित किया है? पूरे यानी पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इस एप्लीकेशन का प्रयोग प्रभावी रूप से होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने और यह करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में घर में रह रहे हैं या नहीं में किया जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ते हैं तो यह शहर प्रशासन की सतर्क शहर की प्रशासन को सतर्क करता है, जिससे इस ऐप की मदद से शहरी प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है और आवागमन को लाल, पीले या हरे रंग के रूप में चिन्हित कर सकता है। कौन कर सकता है? संयम एप्लीकेशन। लाल रंग, व्यक्ति की लंबी अवधि के लिए बाहर गया है, व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर गया, ये संकेत रहेगा रेड कलर का। और वहीं येलो रहेगा यानी पीला का रहेगा कि व्यक्ति सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया है। क्या गया है? सीमित यानी व्यक्ति क्या है? सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया है। कौन सा रहेगा? पीला कलर इसका संकेत रहेगा। और हरा रहेगा कि व्यक्ति घर की सीमा तक ही सीमित है। ये कौन सा रहेगा? हरा यानी ग्रीन रहेगा। इसके अतिरिक्त पुणे के शहर प्रशासन के दैनिक आधार पर यानी इसके अतिरिक्त पुणे के शहरी प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों की जांच करने हेतु 5 क्षेत्रों के लिए टीमों की नियुक्ति की है। ये टीमें हाल ही में विदेशों से लौटने वाले कोविड-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की नियमित जांच करेगी। क्या करेगी? कि जो लोग अभी हाल ही में विदेशों से लौटे हैं, जिनका जो है कोविड-19 उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है इनको, तो उनका नियमित रूप से क्या करेगी? जांच करेगी। तदनुसार ये टीम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के विवरण पर जानकारी मांगेगी तथा यह भी जांचेगी कि उनके लिए अलग भोजन, बिस्तर और बर्तन, कपड़े और वॉशरूम प्रदान किए जाते हैं या नहीं। इस प्रकार पुणे शहर प्रशासन ने होम क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान के पूरक प्रशासनिक उपाय किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रीलिम्स यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे देख सकते हैं सर्च करके। और सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और डेली जो है यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे थे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो आज की वीडियो में ना ही, फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।